युवाओं के भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के घर को भी जला दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर को पब्लिक ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या हो गई जब उनके घर पर आग लगा दी गई। तो दोस्तों, क्या क्या कारण हो सकते हैं इन सब के पीछे? क्या इसके पीछे सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके कारण और भी बहुत सारे हैं। चलो सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। काठमांडू की एक ठंडी सुबह 19 साल की एक युवा लड़की ने जब अपने फोन की स्क्रीन को खोला, लेकिन आज इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा था, टिकटॉक खुल नहीं रहा था, फेसबुक बंद था। कुछ देर बाद उसे पता चला कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। और यहीं से एक चिंगारी भड़की जो पूरे नेपाल में आग बन जाती है। आस्था अकेली नहीं थी। हजारों युवा, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट, नौकरी ढूंढ रहे ग्रेजुएट्स, सबको लगा उनकी आवाज को जबरदस्ती दबाया जा रहा। उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि नौकरी ढूंढने का जरिया, खुद को एक्सप्रेस करने का मंच और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का हथियार। यह सब किया जेनजी ने। जेनजी यानी जनरेशन जेड। वे लोग जो लगभग 1995 से लेकर 2010 के बीच पैदा हुए, यानी आज 2025 में उनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच में है। ये पहली पीढ़ी है जो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी में कोई फर्क नहीं। नमस्कार दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर इन दिनों गुस्से की आग भड़क रही है और इस बार सबसे आगे है जेनजी यानी युवा पीढ़ी। आखिर क्यों नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए, उनकी मांगे क्या है और इसका असर पूरे देश पर कैसे पड़े? चलिए जानते हैं सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो के अंदर। सोचिए, वो पीढ़ी जो दिन रात इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर एक्टिव है, वही सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन दोस्तों, ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है। जेंजी के पास पहले से ही नाराजगी के ढेर सारे रीजन है। इसका पहला रीजन है नेपो किड्स। नेपो का मतलब होता है नेपोटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद या परिवारवाद। नेपो किड्स ट्रेंड तब शुरू हुआ जब नेपाल के युवाओं, या आप कह सकते हैं जेनजी, ने सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके बच्चों की आलीशान लाइफस्टाइल को उजागर करना शुरू किया। उन्होंने महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, ब्रांडेड कपड़े और विदेश यात्राओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू की। और इन सबसे एक सवाल उठता है, जब देश का युवा बेरोजगार और परेशान है, तब नेताओं के बच्चे इतनी ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी सकते हैं? टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल युवाओं ने हैशटैग निपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबीज जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। नेताओं के बच्चों के महंगे शो बनाम आम जनता की समस्याओं को मीम के जरिए दिखाया गया। यह सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि इससे लोगों के मन में यह भावना और भी मजबूत हुई कि सिस्टम भ्रष्ट और असामान्य है। युवाओं को लगा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक ढांचे पर सवाल है। इस ट्रेंड ने नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट को और तेजी दे दी। अब गुस्सा केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और असामान्यता के खिलाफ आवाज थी। सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके बच्चों की आलीशान पार्टियां, महंगी गाड़ियां और विदेश यात्राओं की तस्वीरें वायरल हुई। आम युवाओं को लगा हम बेरोजगार और संघर्ष कर रहे हैं, और नेता ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या, नेपाल में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर नौकरियां बहुत कम है। इंडस्ट्रीज और कंपनीज का नेटवर्क सीमित होने की वजह से युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में युवा विदेश, खासकर खाड़ी देश मलेशिया और भारत जाते हैं और अपनी कमाई से नेपाल में पैसे भेजते हैं। नेपाल की जीडीपी का बड़ा हिस्सा युवाओं के विदेश जाकर कमाई पैसों पर निर्भर है। जेनजी का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वे कहते हैं, हम क्यों अपने देश में रहकर नौकरी नहीं कर सकते, हमें विदेश क्यों जाना पड़ता है? पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल रही, रोजमर्रा की जरूरतें महंगी होती जा रही है, हर बड़ा प्रोजेक्ट घोटाले से घिरा है, पारदर्शिता की कमी है, और यही सबसे बड़ा गुस्से का कारण है। यानी सोशल मीडिया बैन उस आग की चिंगारी बन गया जिसके ईंधन पहले से ही मौजूद थे। हजारों की संख्या में युवा काठमांडू की सड़कों पर उतरे और यह आंदोलन धीरे धीरे नेपाल संसद भवन तक पहुंच गया। भीड़ ने संसद भवन के गेट को तोड़ा, आग लगाई और अंदर जाने की कोशिश की। हालात बेकाबू होते थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ की फायरिंग फायरिंग की गई। इसमें नुकसान क्या हुआ?
झगड़े और गोलीबारी में कम से कम 18 से 20 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों घायल हो गए। संसद भवन का मुख्य गेट, दीवारों और कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सरकारी वाहनों और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया और कई दिनों तक स्कूल, कॉलेज और बाजार तक बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफा देने का दबाव पड़ा और आखिरकार उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। संसद और नेताओं पर जनता का भरोसा और कमजोर हो गया। अगर देखिए इसमें मांगे क्या क्या है युवाओं की। सड़कों पर उतरे युवाओं ने साफ कहा, सोशल मीडिया बैन हटाओ और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी लौटाओ। भ्रष्ट नेताओं और परिवारवाद पर कार्रवाई हो। नौकरियां दो, महंगाई कम करो, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें बड़ी आसानी से और सस्ती मिले। उनकी आवाज थी, हमारी पीढ़ी अब चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, संसद पर हुआ यह हमला सिर्फ पत्थर और आग की कहानी नहीं है। यह उस पीढ़ी की आवाज है जिसे लगा कि उसका भविष्य नेताओं की कुर्सियों की कैद में हो गया है। क्या यह आंदोलन नेपाल की राजनीति को बदल देगा या फिर यह भी इतिहास के पन्नों में एक और अधूरी कोशिश रह जाएगी? आपकी राय क्या है? क्या जेंसी का यह गुस्सा एक नई सुबह लाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग की सच्चाई जान सके। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।